नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं अंकित त्यागी। आज सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर बीते करीब 1 महीने से, और फिर सुनिए, 1 महीने से सुलग रहा है। 3 मई को वहां पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की एक रैली के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार पर हालात को काबू न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। इस सबके बीच में गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 महीने बाद आज आखिरकार मणिपुर पहुंच गए। वो उनका दौरा शुरू हुआ। उसको देखते हुए सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। कुछ ताजा तस्वीरें मणिपुर की आपको दिखाते हैं। ये इंफाल वेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां के 2 इलाकों में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठनों के साथ मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। हिंसा पर उतारू संगठनों के साथ ऐसी मुठभेड़ मणिपुर के कई इलाकों में चल रही है या हुई है। दरअसल मैतेई समुदाय को ओबीसी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर जो विरोध शुरू हुआ था, वो मैतेई समुदाय के लोगों की कुकी, नागा और मिजो समुदाय के लोगों से लगातार कई जगह पर हिंसक भिड़ंत में तब्दील हो गया। कई जगह हिंसा पर उतारू संगठनों ने दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, उनके गांव को निशाना बनाया, घरों में आग लगा दी और लोगों की हत्या कर दी। हिंसा पर उतारू संगठनों ने इंफाल वेस्ट के लामफेल इलाके में बीजेपी के एक विधायक रघुमणि सिंह के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। बीते 1 हफ्ते में चौथा ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हिंसक भीड़ ने किसी मंत्री या विधायक के घर पर हमला बोला। 25 मई को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर हिंसक भीड़ ने हमला करा था। मणिपुर में हिंसा की वजह से अब तक 35,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ रही है। कई जगह पर लोगों को अब भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर के काकचिंग इलाके में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जहां पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां ताजा हिंसा के बाद अलग अलग जगहों पर फंसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। 3 मई से ये नस्लीय हिंसा शुरू हुई थी। अभी तक इसमें 115 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 उग्रवादी बीते 1 हफ्ते में अलग अलग जगह पे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। रविवार को ताजा हिंसा शुरू हुई। एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की उसमें मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए कई जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट के हालात जो हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं। यहां के कई गांव और उनके आसपास के आम लोगों पर फायरिंग, उग्रवादी गुटों और सुरक्षा बलों के बीच की जो फायरिंग है उसमें भी वो लोग फंस रहे हैं। एनडीटीवी कुछ उन चैनल्स में से है जो जमीन पर जाकर स्थिति को समझने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी के सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती ऐसे कई गांवों में गए जहां पर घरों को जला दिया गया और आम लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इंफाल पूर्व जिले के लेतान पोकपी गांव में 24 घंटे पहले ही आम लोगों पर भारी फायरिंग हुई। गांव वालों ने बताया कि जवाब में उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बलों को हमलावरों पर फायरिंग करनी पड़ी। मणिपुर सरकार का दावा है कि बीते कुछ दिनों में करीब 40 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि हालात अब भी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर सेना के मुताबिक बीते 2 दिनों में 25 भारी हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव को निशाना बना रहे हैं। उनकी खोज के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 33 मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन जारी है। लेतान पोकपी गांव के निवासी रोशन ने हमें बताया कि उन्होंने क्या देखा। कल मॉर्निंग पे हमने फायरिंग का साउंड हर्ट किया मॉर्निंग पे, तो मैंने वेकअप कर लिया और मैंने देखा है कि कुछ हाउसेस, हमारा विलेज का कुछ हाउसेस, पीछे वाला हाउसेस बर्न किया है। तो उसी टाइम पे हमारा विलेज में बीएसएफ का फोर्स है और कुछ सिक्योरिटीज फोर्स है, और उस टाइम पे बीएसएफ ने गाड़ी पे गया और
वहाँ से बीएसएफ को फायरिंग किया है पहले, उसी टाइम पे बीएसएफ ने भी फायर किया है। हम इस वक्त मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले के एक गांव में हैं और ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोग घर छोड़ के निकल गए हैं, घर पे ताला लगा हुआ है। और ऐसे कई गांव हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का डर है वो ये है कि फिर से गोलीबारी हो सकता है। यहाँ पे पिछले 24 घंटे में गोलीबारी हुए हैं और ये देख सकते हैं अब गांव में इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन अब इस गांव में आप देख सकते हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और इस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में जो हमारे अर्धसैनिक बल है या फौज है उनको तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे यहाँ पे सेना अर्धसैनिक बल तैनात है। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, गांव में एक भी इंसान नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पे कोई नहीं है, सब रिलीफ कैंप चले गए हैं। सिर्फ जो यहाँ पे देश के फौज है जो यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। हिंसा के बाद से इम्फाल पूर्व के अधिकतर गांव खाली पड़े हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। यहाँ अचानक से फायरिंग होना शुरू हुई। उन्होंने हमारे गांव को जला दिया। उन्होंने पहाड़ के ऊपर से फायरिंग करना शुरू किया। उनके पास M16 और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई तरह के हथियार थे। कई जगह उग्रवादियों ने खाली गांव के घरों को भी आग लगा दी। मैतेई और कुकी बहुल इलाके में यही हाल कई जगह दिखा। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 1 महीना पूरा होने को है। अभी तक हिंसा के खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे। राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। कई जगह कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों को सख्ती करनी पड़ रही है। इम्फाल से सौरभ गुप्ता और संजित चक्रवर्ती के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच मणिपुर में कुकी जो समुदाय के कल्याण से जुड़े 2 संगठन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने उम्मीद की है कि गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर के आने के बाद विवाद जो है उसका कोई हल निकलेगा। दोनों संगठनों ने एक साझा बयान जारी करके मणिपुर सरकार पर हिंसा के दौरान मौन दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। और अब सवाल यह है कि यह हिंसा भड़की क्यों। दरअसल मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की काफी समय से मांग थी कि उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। इस सिलसिले में एक याचिका मणिपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया कि बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को भी ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इससे मणिपुर की अल्पसंख्यक कुकी, नागा और मिजो जनजातियां नाराज हो गई। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जे की मांग जो है वो गलत है। राज्य में पर्वतीय जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के संसाधनों को छीनने की ये कोशिश है। उनका यह भी कहना है कि पहाड़ों में आदिवासी लोगों की जमीन को संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 सेक्शन 158 से सुरक्षा हासिल है और इसके तहत आदिवासियों की जमीनी और गैर आदिवासियों को ट्रांसफर जो जमीनें हैं उनकी नहीं हो सकती। अगर मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो मणिपुर के में हाशिए पर रह रहे आदिवासियों को मिले संवैधानिक और कानूनी जो बचाव है वो खत्म हो जाएंगे। अगर मणिपुर की आबादी और भूभाग को देखें तो पता चलता है कि मैतेई समुदाय की जो आबादी है वो राज्य में करीब आधी है, लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त है। मैतेई समुदाय ज्यादातर घाटी और मैदानी इलाकों में निवास करते हैं। जिस इलाके में मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं वे राज्य के भूभाग का करीब 10% हिस्सा है। मैतेई समुदाय की खास संस्कृति, पहचान, विरासत और बोली है। राज्य की बाकी अनुसूचित जनजातियों जिनमें नागा, जोमी, कुकी वगैरह शामिल हैं, वो कुल मिलाकर राज्य के करीब 50% हिस्से में है और ज्यादातर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बसते हैं। उनके निवास का भूभाग जो है वो राज्य के भूभाग का करीब 90% है। इन सभी आदिवासी समुदाय को अपनी एक खास संस्कृति, पहचान और विरासत और बोलियां इनकी भी हैं। दरअसल मैतेई समुदाय मणिपुर में राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली समुदाय है। 60 सदस्यों की विधानसभा में करीब 2/3 सदस्य मैतेई समुदाय के हैं, लेकिन मैतेई समुदाय का दावा है कि वो राज्य के सबसे पुराने
स्थानीय समुदाय में से हैं और उनके इसी विशिष्ट संस्कृति, पहचान और भाषा की वजह से अनुसूचित जाति का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। इस मामले के हल तो दूर है, लेकिन पहले राज्य में हिंसा पर काबू पाया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब यह मामला वहां पहुंचा था तो इसमें हाई कोर्ट के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया था। नई दिल्ली स्थित एक संस्था राइट्स रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने केंद्र से आग्रह किया है कि मणिपुर में हिंसा पर नस्लीय हिंसा काबू पाने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर में शांति लेके आने के लिए जो दो समुदाय है, मेटे और कुकी समुदाय है, उनका बीच में हर स्तर पे बात होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका लेवल पे और लीडरशिप लेवल पे। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो है वो ये कदम ले नहीं पाया, और इसलिए ले नहीं पाया जबकि सारे कुकी लीडर्स बीजेपी का है, इसलिए ले नहीं पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है इज नॉट सीन एज ए न्यूट्रल अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को प्रो मेटे करके देखा जाता है कुकी जो समुदाय है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना पड़ेगा जिसमें दे बिकम दी फैसिलिटेटर्स ऑफ दिस डिस्कशन। यूजुअली आप ऐसे रायट्स देखते हैं, एक महीने हो गया तो सरकार को ये सारे टॉक्स फैसिलिटेट करना चाहिए और अभी तक नहीं हो रहा है। तो सरकार ने आर्टिकल 355 लागू किया है, उसका चलते आपका समाधान नहीं हुआ। आज के डेट पे भी, काल को भी मतलब 5 लोग मारा गया है। तो मेरे ख्याल से जितना दिन तक ये स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा। सो होम मिनिस्टर खुद गया है और आई थिंक ही विल बी टॉकिंग टू बोथ साइड्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज ए टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन, क्योंकि एक महीने हो गया और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गया। अगर 50,000 लोग दोनों साइड से डिस्प्लेस हुआ है और रिलोकेट हुआ है, आप ये समझिए कि कुकी समुदाय का लोग मेटी एरियाज में सुरक्षित नहीं है और मेटी कम्युनिटी का लोग कुकी एरियाज में सुरक्षित नहीं है। तो आप एक तरीके से ऐसे बांटवारा कर रहे हैं जिसका अगर आप इस टाइम पे इंटरवेन करके सिक्योरिटी मेजर्स लेके आप सुरक्षित नहीं करते हैं तो उसके लिए मणिपुर के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएगी आने वाले टाइम के लिए। और ऐसा नहीं है कि किलिंग्स बंद हो गया हो तो आप तुरंत शांति बहाल हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक इशू है, दोनों साइड्स में दोनों कम्युनिटीज का आर्म ग्रुप्स है जिसमें सरकार का कोई काबू नहीं था और सरकार का थोड़ा कंट्रोल था क्योंकि सीज फायर में था। अगर सीज फायर के बाहर चला जाता है फिर स्टेट फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ इंसर्जेंसी, तो उसमें ना चला जाए, इसका चलते स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर जो अनास्था है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो लेना चाहिए। ऐसे भी अगर आप खुद देखते हैं कि इतने सारे हथियार पुलिस से छीन लिया गया है, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो खाली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भारत सरकार की है। तो यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स। खबरें बता रही हैं कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 3 जगह से पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं उनके हथियारों को लूट लिया गया। 1 महीने से लगातार ये हिंसा चल रही है। अब जाके गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मीटिंग जरूर की है। और आप सोच सकते हैं कि अगर ये किसी भी और राज्य में हो रहा होता तो क्या इसी तरह की उस पर खामोशी रहती और क्या सरकार को अब तक बर्खास्त नहीं किया जाता, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, राजनीति की थोड़ी बात करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस की 230 में से 150 सीटें आ रही हैं। काफी उत्साह और कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतने के बाद। इस सिलसिले में चुनावी रणनीति का विचार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल थे, उनके साथ आज एक बैठक की। उन्होंने कहा कि अंदरूनी आकलन है कि करीब 150 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश के अलावा जिन बड़े राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान कांग्रेस के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच में जो सरफुरौल है वो लगातार चल रहा है। मतभेद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब इस सिलसिले में दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट से आज उन्होंने बातचीत की। शाम को दोनों को बुलाया था, दोनों नेता उनसे मिलने आए। देर शाम पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर भी पहुंचे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो सुनिए।
क्या राजस्थान का विवाद आज सुलझ जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं, इस तरह की हाँ करने वाले हैं। आने के बाद ही मालूम होगा कि तो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं कर्नाटक जीतने के बाद अध्यक्ष जी के पद को भी थोड़ी सुदृढ़ता मिली है, तो उन्हें लगता है कि अब सबसे अगली चुनौती जो है वो राजस्थान का रण है, उसमें पहले कांग्रेस का अपना घर ठीक करना है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस ने वादे किए थे, जाहिर सी बात है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इन वादों को पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। पर जनता तो शायद ये बात समझती नहीं है। जनता को तो आपने कहा था कि जीतते ही करेंगे, और इसी वजह से जो गारंटीज दी गई थी, जो मुफ्त सुविधाओं देने की बात की गई थी, उसको लेकर आजकल लोग जो हैं वो कांग्रेस को रोज याद दिला रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बिजली का बिल देना बंद कर दिया है, और कई जगह पे महिलाओं ने कहा है कि बस का किराया क्यों दें, जब कहा था कि आते ही फ्री हो जाएगा। ये तस्वीरें कर्नाटक के अलग अलग इलाकों की है। कांग्रेस ने चुनाव जीता तो महिलाओं ने बस का भाड़ा देने से मना कर दिया। माँ दीजिए। बस में तो फ्री यात्रा बोला है ना, पहले ही उन्होंने ये ऐलान क्यों किया, और क्या फिर महिलाओं को जाने का हक नहीं है क्या? लोग बिजली का बिल देने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। आपको इस महीने का तो भरना पड़ेगा। हम नहीं भरेंगे। सरकार ने कहा है कि बिजली फ्री है, तो हम क्यों बिल भरें? हम नहीं भरेंगे। जब सरकार हमको बता देगी तो हम बिल लेना बंद कर देंगे, तब तक तो आपको भरना पड़ेगा। और ऐसे में हार की वजह से खार खाए बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रेणुकाचार्य महिलाओं से कहते दिखे कि वो बस का किराया न दें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब फ्री है, आप लोग बिजली का बिल मत भरना, अगर कोई पूछता है तो मुझे फोन करना। डीके शिव कुमार और खड़गे ने क्या कहा आपको याद है? आप अपने ससुराल जाइए, मायके जाइए, मंदिर जाइए, अस्पताल जाइए, बेंगलुरु जाइए, मैसूरू जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बस में पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस अफरा तफरी से परेशान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जल्द से जल्द इन वादों को पूरा करने की रूपरेखा बनाते नजर आए। कांग्रेस का वादा है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए हर महीने, बेरोजगारों को 3000 रुपए हर महीने और गरीब परिवारों को 10-10 किलो अनाज। The next cabinet meeting will take a decision and will give the decision to effect. फ्री बीस पर राज्य सरकार को हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम बड़ी है। ऐसे में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सरकार की नीयत पर शक भी लोगों का बढ़ता जा रहा है और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। जितनी शिद्दत, जितनी जल्दी जीतने की थी, उतनी शिद्दत और उतनी जल्दी से लोगों को वादे भी पूरे चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हमलावरों ने मनसा जिले में उनके गांव में हत्या कर दी थी, जो करीब जो गांव में अपने रिश्तेदार से, जो पास के एक गांव में रिश्तेदार से मिलने अपनी गाड़ी में जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला को याद करने के लिए आज उनके परिजन, गांव वाले और प्रशंसकों ने एक कैंडल लाइट मार्च निकाला। इससे पहले रविवार को जवाहर के गांव को सिद्धू की याद में गांव वालों ने एक प्रार्थना सभा भी रखी थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मां भी पहुंची। वो वहां पहुंचकर भावुक हो गई। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जमीन को चूमा और अपने बेटे को सैल्यूट भी किया। बाद में उन्होंने अपने बेटे की याद में सुखमणी साहिब का पाठ करवाने के लिए गांव वालों को धन्यवाद दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अब तक 20-25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिला के 34 आरोपी इसमें नामजद हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। लेकिन परिवार 1 साल बाद भी यही सवाल उठा रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा। 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दोपहर के वक्त पंजाब के मानसा में अपने गांव से अपनी मौसी के घर जवाहर के गांव जा रहे थे।
तभी रास्ते में उनकी थार गाड़ी को एक बोलेरो कार ने ओवरटेक किया। इसके तुरंत बाद एक दूसरी कार पीछे से आई और दोनों कारों में बैठे शूटरों ने थार में बैठे सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की। मूसेवाला को 19 गोलियां लगीं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी कार में बैठे 2 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये 2021 में मोहाली में उनके भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था। तो सिद्धू मूसेवाला का इसमें क्या रोल था, मतलब क्यों मारा, उनको क्यों टारगेट किया? उनके मैनेजर था, उनका कहीं ना कहीं रोल फिगर किया था। अच्छा। जो विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में कहीं ना कहीं फिगर किया था। इसमें ऑलरेडी पहले भी डीजी साहब की तरफ से जो बात रखी जा चुकी है, तो उसी केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल इसका हो सकता है। हत्या के बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के एक दिन पहले ही उसकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। हत्याकांड की जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस रिमांड पर लिया। इसके बाद शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित, केशव, दीपक मुंडी, सचिन भिवानी, कपिल पंडित और एक नाबालिग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात शूटर मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के पास एक गांव में मुठभेड़ में मार गिराया। जांच में पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश पिछले 1 साल से हो रही थी। अपराधियों का पूरा गिरोह इस पर काम कर रहा था। इसके कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की लगातार टोह ले रहे थे, तो कुछ लोग हत्या के लिए शूटरों को तय करने में लगे थे। शूटर तय होने के बाद साजिशकर्ताओं की एक टीम ने उनको हथियार मुहैया कराए, तो दूसरी टीम ने वाहन उपलब्ध कराए। कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का जिम्मा संभाला। खास बात यह है कि इस हत्याकांड में शामिल कई अपराधी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे और सारी साजिश गोल्डी बराड़ के फोन से ही नियंत्रित हो रही थी। पुलिस जांच के मुताबिक हत्या के बाद शूटरों ने कार में बैठकर हथियार लहराए और गुजरात में पार्टी भी की। मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई हत्या से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन उसके बाद उसने फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। इस फर्जी पासपोर्ट में सचिन बिश्नोई का नकली नाम तिलक राज टुटेजा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग जेल और विदेश से हुई। गैंगस्टरों ने हत्याकांड में अलग अलग टीमों को लगाया। कोई शूटर था, कोई पैसे देने वाला, कोई हथियार पहुंचाने वाला और कोई रैकी करने वाला। इस तरह से एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये संगम विहार से बना था एक फर्जी नाम पे। 29 को जब वारदात हुई है तब तक ये दुबई था और गोल्डी बराड़ कनाडा में था और लॉरेंस का अपना भाई भी बाहर था। तो ये तीनों बाहर से कोऑर्डिनेट करते थे। एक विक्रम बराड़ भी इनका साथी है, वो भी बाहर था। पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अब तक 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 34 आरोपी नामजद हैं। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी है। जांच में ये बात सामने आई कि हथियार यूपी से लाए गए थे और हथियारों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 1 साल हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, सिवाय एक को छोड़कर। उसका नाम है गोल्डी बराड़। गोल्डी विदेश में है, इसीलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।